हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का फिर से टीएनसी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग साइकोलॉजी का थर्ड यूनिट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आखिर हॉस्पिटल में लेटा हुआ एक पेशेंट, हॉस्पिटल है आईपीडी में पेशेंट एक लेटा हुआ है लंबे टाइम से। तो देखेंगे क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है। तो मतलब आज का हमारा टॉपिक होगा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स। तो देखिए, हॉस्पिटल में पेशेंट लेटा हुआ है आईपीडी में, उसके बाद साथ साथ वहाँ तो उसका रिलेटिव भी रहता है, अटेंडेंट रहता है, फैमिली मेम्बर रहता है। तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे कि आखिर पेशेंट पे क्या गुजर रहा होता है उस टाइम, उसके मेंटल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, मेंटली क्या क्या डिस्टर्ब रहते हैं, कैसे कैसे और उसके फैमिली पे क्या क्या असर पड़ते हैं। जैसे कि देख लो, पेशेंट तो ठीक है, पेशेंट तो जेन्युइन में मतलब बेड पे है तो उसको रहेगा कि और कितना टाइम तक बेड पे रहेंगे और क्या सब इलाज चलेगा। बहुत कोई को होता है मतलब खून निकालने से डर लगता है, बहुत सारा चीज़ रहता है। लेकिन उसका रिलेटिव का क्या है, फैमिली मेंबर का क्या है, उसके परिवार के सदस्य का। मान लीजिए कि वो एक अकेला व्यक्ति है, अपने परिवार का अकेला व्यक्ति है कमाने के लिए, तो और वो 10 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उस टाइम उस पे उसके परिवार पे क्या गुजर रहा होगा, उस पे क्या गुजर रहा होगा, उसके मेंटली प्रेशर को समझेंगे कि कैसे मतलब, ताकि हम लोग ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ फाइनेंशियली कुछ कर दें, लेकिन बट इमोशनली कुछ तो सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हॉस्पिटल में लेटा हुआ पेशेंट क्या क्या मेंटली मतलब प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करता है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस अनुभव करता है जो कि पेशेंट और उसका रिलेटिव। तो फर्स्ट हेडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पेशेंट यानी कि मरीज, हमारा मरीज क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि उसका अटेंडेंट यानी फैमिली मेम्बर क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करता, अनुभव करता। तो आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट पॉइंट है एनजाइटी। एनजाइटी यानी कि चिंता सा लगा हुआ रहता है। तो पेशेंट को एनजाइटी तो होगा, जाहिर सी बात है। वो अगर हॉस्पिटल में बेड पे है तो उसको ऐसे तो जनरली कोई तो बेड पे लेटा हुआ नहीं रहता कोई पेशेंट। आप बुखार है आपको और आप हॉस्पिटल गए, तो क्या आपका बीएचटी करा देगा, बेड पे लेटा देगा? नहीं। तो आपका उस टाइम मतलब ऐसे रैंडमली विजिट कीजिएगा, आप पीसीएम वगैरह वगैरह खाइएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बीएचटी है मतलब कि कुछ कोई सा जेन्यून यानी क्रोनिक प्रॉब्लम ही है। जैसे कि तो फर्स्ट आपका पॉइंट हो गया, जो एक्सपीरियंस करेगा एनजाइटी यानी चिंता, फियर अबाउट देयर हेल्थ। तो अपने हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर डर सा लगा रहा होगा उसको, और उसका फ्यूचर को लेके कि अगर मान लीजिए कि मतलब कोई हैंडीकैप पेशेंट, तो उसको फ्यूचर के लिए डर तो लगा रहेगा ना कि इसके बाद का मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। अगर हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, घर जाएंगे, उसके बाद मतलब मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, पहले कैसा था। एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स, उसके बाद बहुत कोई सोचता है ना कि इतना इलाज के बाद भी हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं। तो अक्सर आप लोग गांव में देखते होंगे कि बोलते हैं ना कि अरे यार इतना पैसा लगाया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं बचा, इससे अच्छा तो नहीं कराते, घर पे सेवा करते, कुछ दिन साथ में रहते। तो इस टाइप से मतलब फैमिली मेम्बर को और साथ साथ में पेशेंट को भी बहुत लगा रहता है। और बहुत सारा तो ऐसा पेशेंट होता है जो कि आपको खुद बोलेगा कि मतलब मेरा इलाज मत कराओ, हम नहीं बच पाएंगे ज़्यादा दिन। तो मतलब उसको अंदर से एंग्जायटी यानी डर सा लगा हुआ रहता है। और आपका दूसरा पॉइंट हो गया डिप्रेशन यानी अवसाद। तो फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस, एकदम लाचार हो जाएगा, कोई उम्मीद नहीं, सब सारा का सारा उम्मीद छोड़ देगा। सैडनेस यानी एकदम उदास सा रहेगा। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी। तो डेली एक्टिविटी जान यानी कि मतलब पहले के जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पेशेंट अगर ठीक है तो मतलब पेशेंट है, ठीक हो भी गया और डिस्चार्ज दे भी दिए,
लेकिन वो पहले के जैसा नहीं रहेगा। अगर उसको कोई सीरियस सा, मान लीजिए कि कोई सा भी मतलब पेशेंट था, उसका एक्सीडेंट में एक पैर चला गया या फिर हाथ चला गया, तो क्या वो घर जाके डिस्चार्ज होने के बाद पहले के जैसा रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नॉर्मल इंसान को इतना डिप्रेशन हो जाता है कोई भी चीज़ लेके, उसका तो हाथ पैर गया है, तो बेचारा जेन्युइनली डिप्रेस्ड होगा। तो उसका क्या होगा कि मतलब एकदम लाचार हो जाएगा, सैड सा रहेगा, मतलब दुखी हो जाएगा, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी। तो डेली एक्टिविटी का जो भी इंटरेस्ट रहता है वो खो देगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस, तनाव। तो तनाव जो है उसका मतलब हाई लेवल का तनाव रहेगा। हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू मेडिकल कंडीशन। एक तो उस अपने मतलब मेडिकल कंडीशन को लेके स्ट्रेस में रहेगा। उसके बाद उसका जो भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर रहेगा, तो और लाइफ स्टाइल चेंजेस। तो इसका बेस्ट एग्जांपल से समझिए कि कैसे मतलब स्ट्रेसफुल, एक तो स्ट्रेसफुल रहेगा ही। इसका जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसका दोनों किडनी खराब हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उसको मतलब हीमोडायलिसिस के लिए बार बार जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। तो क्या वो पहले की तरह रह पाएगा? नहीं। उसका स्ट्रेस लेवल एकदम पीक पे रहेगा, हाई रहेगा, ड्यू टू मतलब मेडिकल, अपने मेडिकल कंडीशन को लेके हमेशा सोचते रहेगा कि मेरा तो दोनों किडनी खराब है, कब कब तक जिएंगे कब तक नहीं, ऐसा चलते रहेगा उसका। या फिर उसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर के लिए जो भी वो डायलिसिस करवाता है बार बार, तो उसके लिए एकदम परेशान सा रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा। और लाइफ स्टाइल चेंजेस, तो इस दौरान मतलब होता है ना कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो भी आपका पहले का लिविंग था, सारा का सारा मतलब एकदम सा चेंज हो जाता है कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना, बहुत टाइप का। उसका चौथा पॉइंट हो गया कि पेशेंट क्या फील करेगा? एंगर, एक तो गुस्सा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, एंगर एंड इरिटेबिलिटी। तो गुस्सा, उसके बाद इरिटेबिलिटी, यानी कि मतलब चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसमें, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन अबाउट देयर सिचुएशन एंड डिपेंडेंस ऑन अदर्स। तो पेशेंट बेड पे, तो उसको खाने के लिए भी तो दूसरे पे डिपेंड रहता है कि आएगा खिलाएगा, ऐसे ही अगर किसी को एनजी ट्यूब लगा है, कुछ भी लगा है, या फिर उसका फैमिली मेम्बर ही बाहर से कुछ ले आके देगा तभी तो खाएगा। मतलब पूरा का पूरा एंगर, मतलब गुस्सा रहेगा अपने कंडीशन को लेके, और इरिटेबिलिटी मतलब एकदम चिड़चिड़ापन रहेगा, और फ्रस्ट्रेट रहेगा कि मतलब आज ई नहीं करते तो ई दिन देखना नहीं पड़ता, ऐसे करके मतलब अंदर बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भरा रहेगा। और डिपेंडेंस ऑन अदर्स, एक मतलब दूसरे पे निर्भर हो जाएगा, अपने फैमिली मेम्बर पे पूरा का पूरा निर्भर रहेगा। पेशेंट, पेशेंट अगर बेड पे है तो वो खुद से तो कहीं जाएगा आएगा नहीं, जो भी करेगा उसका फैमिली मेम्बर करेगा। और पांचवा जो पॉइंट है आपका है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। तो इन सॉरी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स। तो कॉग्निटिव बताए थे आप लोगों को क्या होता है, तो कॉग्निटिव यानी कि मेंटली प्रोसेस फंक्शन। तो देखिए इश्यूज विथ मेमोरी, एक तो मान लीजिए कि पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, माइंड में चोट लगा, उसको एमनीसिया हो गया, तो एक तो मेमोरी मतलब सारा का सारा चीज़ फॉरगेट हो जाएगा। तो वो तो और उस टाइम और ज़्यादा मतलब उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंगर सब कुछ रहेगा, क्योंकि उसका मेमोरी ही लॉस हो गया। एकदम परेशान है कि कहाँ है, कौन हमारे आसपास है। और कंसंट्रेशन, उसके बाद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हो गया कि कोई भी नॉर्मल सा भी मतलब आप 10 दिन से हॉस्पिटल में है, तो आपका जाहिर सी बात है मतलब कंसंट्रेशन अचानक से नहीं दे पाएगा, आपका बिगड़ जाएगा, ध्यान कहीं भी एक टाइम तक नहीं लगा पाएगा। एंड डिसीजन मेकिंग, और आप मतलब जब तक अच्छी तरीके से ठीक नहीं हो जाएगा तब तक आप ठीक से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगा। ऑप्टेड ड्यू टू इलनेस, तो ये सब कैसे होगा? कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स कैसे होगा? मेमोरी कंडीशन, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेक, तो या तो होता है मतलब लंबा टाइम तक उसका इलाज चलाओ, या फिर हो गया उसका ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट हो, कोई भी मतलब मेडिसिन का साइड इफेक्ट होते रहता है ना, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसीजर हो,
मतलब कोई भी साफ सुथरा नहीं है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों इफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ हो। और आपका छठा पॉइंट जो है, जो कि पेशेंट फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, बॉडी इमेजेस इशू। तो हॉस्पिटल में जब लंबे टाइम तक रहेगा पेशेंट, तो उसका बॉडी इमेजेस एकदम सा चेंज हो जाएगा, पहले के जैसा एकदम हष्ट पुष्ट हेल्दी नहीं रहेगा, वीक हो जाएगा। उसके बाद पहले के जैसा उसका मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, उसका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाएगा, मतलब पहले के जैसे इन कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट, मतलब बिफोर ही गेट डिजीज, मतलब बीमारी होने से पहले जो उसका कंडीशन था, उसमें उसके कंपेयर में उसका बॉडी फिजिकल जो भी था वो चेंजेस हो जाएगा, उसका सेल्फ एस्टीम भी चेंज हो जाएगा, स्पेशली डेट कंडीशन आफ्टर अपेयरेंस। तो स्पेशली डेट कंडीशन मतलब अ, एक कहते हैं ना गाँव गाँव समाज में या फिर कहीं भी, कि मतलब इसको दूसरा जीवन मिला है या फिर मौत को छू के वापस आया है, तो इस टाइप का, तो उस टाइप तो और भी ज़्यादा उसका मतलब बॉडी चेंजेस, बॉडी इमेज चेंजेस हो जाएगा, मतलब सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा, सेल्फ एस्टीम उसका मतलब लो हो जाएगा। उसके बाद आपका सातवां पॉइंट है सोशल आइसोलेशन। इसको तो आप लोग अच्छे से समझ ही रहे होंगे। आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब होता है अकेलापन, सोशल मतलब हो गया सोसाइटी, तो सोसाइटी समाज से मतलब दूरी बना लेना। तो नॉर्मल सा आदमी को सर्दी बुखार या फिर सर्दी जुकाम या फिर कहीं मतलब रैसेस वैसेस हो जाता है, तो वो घर से निकलता नहीं है, बोलता है कि नहीं हम बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। तो समझिए कि इसका मतलब किसी आदमी का मतलब एकदम फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, उसको रिहैब से लाया गया है, तो वो क्या मतलब रहेगा समाज में, घुल मिल के रह पाएगा कुछ टाइम तक, जब तक कि उसका मेंटली प्रोसेस ठीक नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो मतलब एक सोशल आइसोलेशन जोन में चला जाएगा, यानी समाज से दूरी बना लेगा, फीलिंग्स आइसोलेटेड ड्यू टू देयर कंडीशन लीडिंग टू इलनेस। तो अपने कंडीशन को, परिस्थिति को लेके मतलब समाज से दूरी बना लेगा, बोलेगा हो क्या जाएंगे बाहर, क्या करेगी। तो समझ रहे हो। सॉरी। आपका आठवां पॉइंट हो गया फियर ऑफ मोरालिटी। उसके बाद अगर सीवियर कंडीशन कुछ है, जैसे कि एग्जांपल दिए थे कि किडनी फेल वाला, तो उसको तो हमेशा मतलब मौत का डर लगा रहेगा कि कब खत्म हो जाएगा। तो वही है एन एंग्जाइटी अबाउट डेथ एंड द अननोन फ्यूचर। तो एकदम सा मौत का डर लगा रहेगा और लगेगा कि आगे चल के क्या होगा क्या होगा, तो एकदम एंग्जाइटी डर सा लगा हुआ रहेगा उसको। तो हम लोग समझ लिए कि पेशेंट जो है हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ है, और तो उस टाइम उसके दिमाग में क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या वो एक्सपीरियंस करता है। तो एक बार समराइज करवा देते हैं, आप लोग को इजी हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो है एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी तो रहेगा, काहे कि वो लंबे टाइम से बेड पे है। तो सेकंड हो गया डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में रहेगा अपने कंडीशन को लेके कि मतलब कि एकदम जो भी अपना डेली एक्टिविटी रहेगा उसे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, लोगों पे से विश्वास उठ जाएगा, एकदम होपलेसनेस, मतलब लाचार सा हो जाएगा, लगेगा कि कोई है ही नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, ऐसा होता है ना। उसके बाद स्ट्रेस उसका हाई हो जाएगा, उसको मतलब एक डर सा लगा रहेगा। या फिर मेडिकल जो भी प्रोसीजर करते हैं, बोले एक होता है ना कि बार बार मतलब अति होता है कि बार बार खूने ले रहा है, कुछ कर ले रहा है, तो उस टाइप का। उसके बाद एंगर एंड इरिटेबिलिटी। उसके बाद अपने कंडीशन को लेके एकदम गुस्सा रहेगा, इरिटेट रहेगा कि हम क्या, बोलते हैं ना भगवान से बार्गेनिंग करते रहता है बहुत पेशेंट की, आखिर क्या कर्म किए थे हम जो ये दिन देखना पड़ रहा है, या फिर हमें मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो ये सब होता है। उसके बाद हो गया कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो लंबे टाइम से बेड पे पड़ा हुआ है, तो वो कोई सा भी मेमोरी फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब कोई सा भी कहीं भी उसका दिमाग नहीं चल रहा, एकदम बैठे बैठे लेटे लेटे रह रहा है, तो मतलब मेमोरी उसका वीक हो जाएगा। उसका कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, अचानक से अगर वो डिस्चार्ज भी हो गया तो डिसीजन नहीं ले पाएगा बिकॉज ऑफ हिज, या फिर होता है उसका मतलब मेडिकल कंडीशन, या फिर जो भी ट्रीटमेंट के लिए दवाई चला उसका साइड इफेक्ट से।
तो आपका छठा हो गया बॉडी इमेजेस। तो उसका बॉडी इमेजेस चेंज हो जाएगा। बॉडी इमेजेस चेंज होगा है तो उसका मतलब फिजिकल जो भी जैसा दिखता था वैसा तो नहीं रह पाएगा। और बोलते हैं ना बॉडी वॉडी आदमी क्यों बनाता है, ताकि उसका एकदम सा कॉन्फिडेंस आ सके। तो कॉन्फिडेंस अगर बॉडी इमेजेस चेंज हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ एस्टीम भी गिरेगा। उसके बाद आपका सातवां हो गया कि सोशल आइसोलेशन, यानी समाज से दूरी बना लेगा, कहीं जाना आना नहीं चाहेगा। उसके बाद आठवां हो गया फियर ऑफ मॉर्टलिटी, यानी मौत का डर हमेशा रहेगा कि या फिर अपने फ्यूचर के लेके डरा सा रहेगा कि आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, एकदम डर सा सताया रहेगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि वही हॉस्पिटल में एक तरफ पेशेंट था जो कि बेड पे लेटा हुआ है, और एक तरफ उसका अटेंडेंट है जो कि मतलब उम्मीद में है कि कब ठीक होगा मेरा पेशेंट, कब इसको घर लेके जाएंगे। तो उस टाइम उसका अटेंडेंट यानी कि फैमिली मेम्बर के दिमाग में क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चलते रहता है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या क्या एक पेशेंट का अटेंडेंट जो है या फिर उसका फैमिली मेम्बर क्या क्या महसूस करेगा यानी एक्सपीरियंस करेगा। तो पहला जो है वो है केयर गिवर स्ट्रेस। तो मतलब जैसे कि हॉस्पिटल में आप रहते हैं या फिर कोई सा भी पेशेंट, आप तो रैंडमली डेली देखते होंगे कि कोई सा भी पेशेंट रह रहा है तो उसका जो फैमिली मेम्बर रहता है हॉस्पिटल में, तो देखते होंगे किस तरह से मतलब उसका जो फैमिली मेम्बर रहता है हॉस्पिटल में, तो देखते होंगे किस तरह से लगा हुआ रहता है कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाएगा, कब कैसे, मतलब दिन रात उसके सेवा में लगा हुआ रहता है, रात दिन जग के एकदम एक करके। तो वो हो गया केयर गिवर स्ट्रेस, मतलब एकदम लगता है कि हम लोग से ज़्यादा वही थी, मतलब एक्चुअल में है ही। कहते हैं ना माँ ही पहली नर्स होती हैं, तो हम लोग से ज़्यादा टेंशन लगा हुआ रहता है उसको। जैसे कि हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केयरिंग फॉर लव्ड वन। ऊपर से मतलब लव्ड वन तो कोई खास मेंबर रहता है, तो खास नहीं रहेगा तो कोई काहे हॉस्पिटल में रहेगा, तो खास ही रहता है ना। तो पेशेंट का जो भी फैमिली मेंबर रहता है, अटेंडेंट रहता है, तो उसको एक स्ट्रेस सा लगा हुआ रहता है केयर गिवर का कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाएगा, कब डॉक्टर साहब बोल देंगे कि इसको अभी ये खिलाइए, ये दीजिए, ये पानी पिलाइए, ये जूस ला के दीजिए। तो उस सबका स्ट्रेस लगा हुआ रहता है हाई लेवल का। फ्रॉम एक जिम्मेदारी सा बना हुआ रहता है कि वो है तो वह इसीलिए है ना वहाँ हॉस्पिटल में। तो एकदम देखते होंगे कि बहुत को मतलब रात भर जगा हुआ रहता है पेशेंट के साथ, कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाएगा। तो इस सब को देखता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है इमोशनल डिस्ट्रेस। तो इमोशनली जो है ना वो अनबैलेंस हो जाएगा पेशेंट का अटेंडेंट या फिर फैमिली मेम्बर। फीलिंग ऑफ सैडनेस, मतलब एकदम उदास सा चेहरा रहेगा। उसके बाद वरी, चिंता सा लगा हुआ रहेगा, और लाचार रहेगा, हेल्पलेसनेस, यानी मतलब एकदम लाचार हो जाएगा अबाउट द पेशेंट्स कंडीशन। और मतलब पेशेंट के बारे में सोच सोच के एकदम सैड रहेगा, चिंता में रहेगा, वरी करेगा बहुत ज़्यादा कि मतलब कि कैसा है। मतलब हमेशा देखते होगे ना आते जाते मतलब गेट पे पूछते रहेगा कि मेरा पेशेंट कैसा है। ऐसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा फैसिलिटी उतना नहीं रहता। वहाँ तो है कि आप मतलब पेशेंट के साथ ही स्टे कर सकते हैं, वही पास में ही रुक सकते हैं। लेकिन अक्सर जगह होता है कि पेशेंट से मिलने का एक शेड्यूल होता है, एक टाइम होता है कि आप इतना से इतना के बीच अपने पेशेंट से मिल सकते हैं। तो अ, जिस टाइम आप नहीं मिलते हैं तो उस टाइम आप मतलब हमेशा डॉक्टर से ही पूछते रहते हैं, या फिर उस कमरे से कोई नर्स आ रही है तो उससे आप पूछते रहते हैं कि मेरा पेशेंट कैसा है, अभी कैसा है, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ता है। उसके बाद जो थर्ड आपका पॉइंट है वो है बर्नआउट, यानी कि थकान। तो फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉस्ट फ्रॉम प्रोलैंग केयर गिविंग। तो होता है ना कि मतलब
ऐसे तो देखिए हम लोग सिंपल सा कहीं जाने आने में ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर रात में सोते रहे तो दिन में कैसा अजीब सा फील होता है। या फिर किसी के शादी ब्याह में गए तो वहाँ रात में नहीं सोते हैं तो दिन में कैसा अजीब सा बर्नआउट सा फील होता है। मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। तो उस टाइम आप समझ सकते हैं कि कोई मतलब रात दिन जग के अपने पेशेंट के लिए मतलब मेहनत कर रही है या फिर कर रहा है उसको मतलब ठीक से फ्रेश होने तक का मतलब वहाँ पे व्यवस्था नहीं होता, ठीक से नहाने का व्यवस्था नहीं होता। तो उस कंडीशन में रह के वो अपने पेशेंट का केयर गिवर करती है या फिर पेशेंट के बारे में एकदम अवेयर रहती है कि कब क्या ज़रूरत पड़ेगा, केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए रहती है। तो इसे समझ सकते हैं कि मतलब जो फ़ील करेगा वो पेशेंट का फैमिली, परिवार का कोई भी सदस्य, वो बर्नआउट है। तीसरा पॉइंट यानी कि फिज़िकल और इमोशनल एग्ज़ॉस्ट, थकान। और चौथा जो है वो हो गया गिल्ट, यानी खुद को कहीं न कहीं दोषी ठहराना। यानी फीलिंग्स ऑफ गिल्ट फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू मोर, यानी कि हमेशा कि मतलब लगता कितना भी कर लेगा ना लगेगा कम ही है और ये कर देते वो कर देते। या फिर फॉर टेकिंग टाइम फॉर देमसेल्फ, या फिर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाएगा तो पेशेंट का सेवा करने में इतना व्यस्त हो जाएगा, इसके लिए भी गिल्टी रहेगा। या फिर बहुत को मतलब इसलिए भी फैमिली मेम्बर गिल्टी होते हैं, तो उसको कोई भी फैमिली मेम्बर है ना उसको मतलब मान लीजिए कि कोई सा भी पेशेंट है, उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। और जिस टाइम मतलब बाइक निकाल रहा था उस टाइम मतलब उसकी माँ भी वही थी, पापा लोग भी वही थे। वो कहीं जा रहा था बाहर घूमने के लिए। तो उस टाइम मतलब उसके माँ के या फिर पापा के मन में आया कि मत जाओ, काहे फालतू घूमने जा रहा है यहाँ। तो उस टाइम अगर कुछ हो रहा है, कुछ अनहोनी हो गया उसके साथ ना, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा कोई गिल्ट में जाएगा तो उसका पिताजी, मम्मी जी। काहे कि उसको हमेशा लगा रहेगा कि काश हम उस टाइम रोक लिए होते जब वो जा रहा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मतलब क्या होगा, अनहोनी को कौन देखा। फिर भी गिल्ट है। तो समझ गए कि कैसे परिवार का सदस्य गिल्ट में रहेगा अपने पेशेंट को लेके। उसके बाद एंग्जायटी, तो चिंता चिंता है ही, सबको होता है। तो एंग्जायटी सा लगा हुआ रहता है, डर रहेगा, वरी चिंता रहेगा अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ। अपने पेशेंट के स्वास्थ्य को लेके एकदम चिंतित चिंतित रहेगा हमेशा, मतलब सोचते रहेगा कि कब ठीक होगा, कितने दिन में ठीक होगा, और कितना दिन हॉस्पिटल में बेड पे लेटा हुआ रहेगा, या फिर और कितना दिन ट्रीटमेंट चलेगा, या फिर मतलब ट्रीटमेंट कॉस्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड द फ्यूचर। यानी मतलब ट्रीटमेंट कॉस्ट को कि कितना खर्चा पड़ेगा, मतलब अ, होता है ना कि सब कोई तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता नहीं। और आप लोग जानते हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट मतलब मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं, तो इस सब को मतलब खाने पीने पे ज़िंदगी चल रहा है। तो उस टाइम मतलब एकदम सा ट्रीटमेंट का कॉस्ट यानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उस टाइम एंग्जायटी तो होगा ही, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है ट्रीटमेंट में। और फ्यूचर को लेके कि मतलब अगर कोई ऐसा सीरियस पेशेंट है तो उस टाइम सोचने लगता है उसका फैमिली मेम्बर सब की थी कि मतलब फ्यूचर में आगे कैसे इसका शादी ब्याह होगा, या फिर कुछ भी अगर वो मैरिड है तो कैसे जीवन जिएगा, अगर मतलब अकेले कमाने वाला है तो अब परिवार का क्या होगा। ये सब सोचने लगता है, मतलब चिंता में रहता है उसका परिवार। और उसका छठा पॉइंट है डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन में जाएगा। अगर अक्सर मतलब देखते होंगे कि मतलब पेशेंट से ज़्यादा उसका अटेंडेंट ही मतलब कमज़ोर हो गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, टेंशन में चला गया है। तो ये सब इसीलिए होता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा सोच लेती है, ये सब एक साथ उस पे हावी हो जाता है, खुद को मतलब इमोशनली संभाल नहीं सकती। तो डिप्रेशन यानी परसिस्टेंट सैडनेस एंड मतलब एक लंबा टाइम से उदासी छाया रहेगा उसके चेहरे पे। एंड लो एनर्जी मतलब पेशेंट के अथी में इतना खो जाएगा, खुद भी खाना पीना नहीं खाएगी ठीक से, ड्यू टू द इमोशनल बर्डन ऑफ केयर विनिंग। बोले ना कि इमोशनल बर्डन आ जाता है, एक बोझ सा आ जाता है कि मतलब अपने पेशेंट के केयर केयर के लिए, ध्यान रखने के लिए। उसके बाद हो गया आपका सातवां पॉइंट जो है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेन।
तो बताया कि हर एक कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग होता नहीं, तो ये हो गया फाइनेंशियली स्ट्रांग, यानी कि पैसे को लेकर जो भी मतलब तनाव आता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बर्डन। यानी कि अगर कोई मतलब गरीब फैमिली से है, उसका मतलब अचानक से ट्रीटमेंट कॉस्ट पड़ गया इतना, बोलेगा जाएगा हॉस्पिटल में कोई सा प्राइवेट में या फिर कहीं, तो बोलेगा कि मतलब आपका इतना खर्चा हो गया, 50,000 दीजिए तो ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो उस टाइम उसका फाइनेंशियल स्ट्रेन हो जाता है, एकदम सा मतलब टेंशन हो जाता है कि कहीं से जुट जाता है कि कहीं से तुरंत अरेंज करके दे, ताकि बच जाए पैसे। तो मतलब इधर उधर से उधार कर्जा पैसा मतलब लेके कहीं से भी ऊपर करेगा, तो उससे रिलेटेड एक स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर गिविंग। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल स्ट्रेन। और आपका आठवां जो है वो हो गया इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप। तो यहाँ हम लोग पेशेंट का नहीं, उसके फैमिली अटेंडेंट का बात कर रहे हैं। तो फैमिली अटेंडेंट्स जो भी मतलब हॉस्पिटल में स्टे करता है पेशेंट के साथ, तो क्या होता है कि उस टाइम तो पेशेंट के ख्याल रखने में एकदम सा मसरूफ़ रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो उस टाइम वो दूसरे मेंबर के लिए मतलब और भी मेंबर के लिए टाइम नहीं निकाल पाते उतना, तो उससे रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ता है, जिसके स्ट्रेन ऑन रिलेशनशिप विथ अदर फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स, या फिर पहले जितना किसी को टाइम दे रहे थे उतना तो दे नहीं पाएंगे। तो ये हो गया क्या प्रभाव पड़ेगा उसके रिलेशनशिप पे। तो सब मिला के बोथ पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स ऑफ्टन नीड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू कॉप विथ दीज चैलेंजेस इफेक्टिवली। कॉप तो बोल रहा है कि पेशेंट पेशेंट हो चाहे मरीज हो या फिर उसका अटेंडेंट यानी कि फैमिली मेम्बर या फिर साथ में जो आया वो हो, दोनों को ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है टू कॉप अप विथ दीज चैलेंजेस। इतना जो चैलेंजेस आ रहा है ये सबसे कॉप अप करने, कॉप अप मतलब होता है ना कि मतलब कोई भी आइडिया जो कि हम अप्लाई करते हैं कोई भी सिचुएशन से उभरने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को साइकोलॉजिकल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो विथ दीज चैलेंजेस और इफेक्टिवली इस सब से बाहर आने के लिए जल्द से जल्द, और ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देगा कौन? तो ऑफकोर्स आप लोग दीजिएगा। जो भी मतलब आप लोग मतलब ऐसे आदमी है ना जो कि मतलब पेशेंट के पेशेंट के कांटेक्ट में सबसे ज़्यादा रहने वाला कोई है ना, तो आप लोग हैं। तो आप लोग देखिएगा कि मतलब अगर कोई पेशेंट का फैमिली अटेंडेंट आया तो उस टाइम उसको डांट के तो नहीं भगाएगा, तो उसको बोलिएगा कि हाँ माता जी अभी रेस्ट करने दीजिए पेशेंट को, आपका पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा या फिर कुछ। तो सबको इमोशनली, पेशेंट हो या फिर उसका फैमिली अटेंडेंट, उस टाइम दोनों को इमोशनली सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। तो आइए एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस करेगा पेशेंट का फैमिली इन ए हॉस्पिटल। तो पहला जो था आपका पॉइंट है कि केयर गिवर स्ट्रेस, यानी कि उसको स्ट्रेस में रहेगा, पूरा तनाव रहेगा कि मतलब कि जूस दो, ये दो, कब क्या खाना खिलाना है, कब कौन सा दवाई देना है, ये फिर बहुत सारा स्ट्रेस होता है रिलेटेड टू दिस। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम द, एक जिम्मेदारी सबको लेके स्ट्रेस सा हो जाता है। या फिर आपका सेकेंड पॉइंट हो गया इमोशनल डिस्ट्रेस। तो इमोशनली डिस्ट्रेस अनवायलेंस हो जाएगा, यानी कि हमेशा चिंता में रहेगा, सैड रहेगा, उदासी छाया रहेगा, लाचार हो जाएगा अबाउट द पेशेंट को कंडीशन के लिए, यानी हमेशा चिंता में ही रहेगा पेशेंट को कंडीशन में लेके जब तक कि ठीक ना हो जाए। बर्नआउट, यानी कि बर्नआउट मतलब बोलते हैं ना डेली के काम से बर्नआउट, यानी थकान सा हो जाता है फिजिकल एंड इमोशनली। अब आप ही रहिएगा दिन और रात जग के किसी का सेवा कीजिएगा, आपको भी थकान होगा, तो उस टाइम फैमिली मेम्बर कितना दिन से हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, तो उसको तो बर्नआउट होना ही है, तय है। तो उसको फिजिकल एंड इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है लंबे समय से केयर गिवर करने से। उसके बाद गिल्ट, जो आप वो अभी तुरंत समझाए गिल्ट के बारे में आपको, फीलिंग्स ऑफ गिल्ट फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू मोर, मतलब जितना करेगा उतना काम लगेगा लगेगा कि और ये कर देते हैं और ये कर देते हैं, मतलब लगता है कि कुछ कमी तो नहीं रह गया मेरा सेवा करने में, या फिर खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाना, ये भी एक गिल्ट हो जाता है।
और एनेक्जाइटी यानी कि मतलब पेशेंट के अपने मरीज के स्वास्थ्य को लेके चिंता चिंता में रहेगा, और उसका मेन जो है वो ट्रीटमेंट कॉस्ट को लेके एनेक्जाइटी में रहेगा, टेंशन में रहेगा कि क्या खर्चा पड़ेगा, मतलब कहाँ से अरेंज करेगा अगर ज़्यादा हो गया। एंड द फ्यूचर की फ्यूचर को लेके क्या हो गया, अगर पेशेंट है वो कोई क्रिटिकल कंडीशन में है तो बच भी गया तो उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या क्या फ्यूचर में चैलेंजेस आएंगे। और डिप्रेशन, परसिस्टेंट सैडनेस एंड मतलब एक लंबे समय से मतलब उदासी छाया रहेगा ना चेहरा पे, तो आपको डिप्रेशन की ओर ले ही जाएगा। और हो गया फाइनेंशियल स्ट्रेन, यानी कि मतलब अचानक से मतलब फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स जो हैं अचानक से पैसे को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका मतलब हॉस्पिटल में है तो ट्रीटमेंट कॉस्ट कुछ ना कुछ तो पड़ता है, ऐसा पे जीरो बैलेंस पे तो कहीं ट्रीटमेंट नहीं होता, कुछ ना कुछ मतलब उसको पड़ता ही है, मतलब जरूरी होता ही। स्ट्रेस रिलेटेड टू द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर गिविंग। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप, यानी कि फैमिली मेम्बर 8-10 दिन से हॉस्पिटल में हैं तो वो दूसरे के लिए कहाँ से टाइम निकाल पाएगा, तो उससे कि उसका अदर रिलेशनशिप पे भी अफेक्ट पड़ेगा, दोस्ती यारी बहुत सारा इस तरह से। मतलब पेशेंट हो या फिर उसका फैमिली मेम्बर हो, दोनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है इस सारा का सारा कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, कॉप अप करने के लिए। और ये कौन देगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो आपको आप लोग दीजिएगा। आज का लेक्चर यही खत्म होता है, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा।